हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर में। तो आज से क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस वर्ष क्लास 10 में एंटर करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। क्लास 10 के फिजिक्स का है बुक, भारती भवन बुक है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे तो उसमें एनसीईआरटी बुक में कम टॉपिक दिया होता है, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स का समझ में नहीं आता अच्छे से। इसलिए भारती भवन बुक ले लेंगे और उसी बुक से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब बुक एक ही होता है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, लेकिन सब टॉपिक एक ही होता है। आप कोई बुक से तैयारी कीजिए, आपका तैयारी सक्सेसफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? क्लास का परावर्तन, बिहार बोर्ड के लिए है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। उसमें प्रकाश दिया हुआ है लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है? देखिए, इसके लिए हम पहले से ही नोट्स बना कर रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को समझाने में इजी हो, ठीक है। देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, अभी हम बुक में पढ़े ना टॉपिक लाइट, प्रकाश क्या होता है, उसी का हम डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा सरल रेखीय पथ पर चलता है। रूम में जाते हैं या फिर किसी कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में, तो वहाँ पर तो स्विच ऑन नहीं रहता है बल्ब का, तो हमको कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? वहाँ क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, इसीलिए। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, तो जितने भी वस्तु रखे हुए हैं होते हैं, जहाँ रखे हुए हैं, वो सब हम लोग को दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है? जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, बल्ब से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलकर वस्तु पर जाता है और वस्तु से रिफ्लेक्स होकर हमारा आँख पर आता है, तो वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ प्रूफ हो गया, किसी वस्तु को देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आँख ही हो, ठीक है। आँख के साथ साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पैराग्राफ में तो बोल रहा है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सरल रेखीय पथ पर चलता है। प्रकाश तो ऊर्जा का रूप ही है। प्रकाश हम लोग को ऊर्जा देता है। पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है ना, और हम लोग को भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सूर्य, सनलाइट, उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखीय पथ पर चलता, मतलब एक सीधा रेखा में चलता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। प्रकाश जब भी चलेगा तो एक सीधा रेखा में चलेगा। प्रकाश एक सीधा रेखा में चलेगा, कभी भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं चलेगा। आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, क्लास 6 या फिर क्लास 7 के बुक में दिया हुआ प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश एक हमेशा सीधा रेखा में चलता है, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। समझ में आ गया? वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जितने भी हम वीडियो डालेंगे आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। नोट में दिया हुआ है, ठीक है। बुक में, हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को बता दे रहे हैं, आगे आप लोगों को काम आएगा। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश जब भी चलता है ना तो सेकेंड में चलता है, उसका घंटा में अनुमान नहीं लगाइए, ठीक है। जब भी चलेगा तो सेकेंड में चलेगा। यानी कि हवा में प्रकाश कितना दूरी तय करता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो दूरी तय कर लेता है। हवा में प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख दूरी तय कर लेता है। दूसरा बोल रहा है जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 होता है। जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 होता है, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर वो 1 सेकेंड में तय कर लेता है। थर्ड बोल रहा है 3 नंबर, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख होता है। कांच में प्रकाश कितना चलता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर तय कर लेगा कांच में, ठीक है। अब टॉपिक है, बुक का ही टॉपिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, प्रकाश और उनके स्रोत लिखा हुआ है। तो प्रकाश स्रोत क्या है और प्रकाश देख लेते हैं यहाँ पर। प्रकाश स्रोत क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपल, जिन वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे प्रकृति स्रोत है, प्रकृति स्रोत क्या है? सूर्य, तारे, चंद्रमा। तो सूर्य से हम लोग प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से भी मिलता है,
और तारे से भी हल्का हल्का बहुत मिलता है, हल्का बहुत मिलता है। मानव निर्मित स्रोत यानी कि हम लोग जो बनाए हुए हैं, मानव जो बनाया हुआ है उसके लिए स्रोत है। बल्ब बनाए हुए हैं, बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है, ट्यूब से मिलता है, मोमबत्ती से, लैंप, लालटेन, दिया से भी मिलता है इत्यादि। इन लोगों से हम लोग को प्रकाश मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिन वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है प्रदीप्त। यहाँ पर दिया हुआ है प्रदीप्त या फिर प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं एक ही में कर दिया है, लेकिन हम ये दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। कॉपी में नोट्स बनाए हुए हैं, ये देख लेते हैं। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जिन वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त या फिर दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु से हम लोग को प्रकाश मिलता है उसे प्रदीप्त वस्तु या फिर दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे कहाँ से प्रकाश मिलता है, अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश स्रोत बताया है, बस सेम टू सेम वही होता है। प्रकाश स्रोत और प्रदीप्त वस्तु एक ही होता है। प्रकाश स्रोत से भी हम लोग को प्रकाश मिलता है, प्रदीप्त वस्तु जिन वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन यानी प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, दीपक, टॉर्च, चंद्रमा इत्यादि, ये प्रदीप्त वस्तु हो गया। इसको दीप्तिमान भी वस्तु कह सकते हैं। दूसरा बोल रहा है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। जिन वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जिन वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे अप्रदीप्त या फिर अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती, मतलब जहां से प्रकाश नहीं निकलता है, उस स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त या फिर अदीप्तिमान वस्तु। बस जैसे कि दीवार से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। कुर्सी से निकलता है, कुर्सी से भी नहीं निकलता है। कपड़ा से भी नहीं निकलता है। बेंच, चौक, कॉपी इत्यादि इन लोग से कुछ नहीं निकलता है। ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा किरण। किरण क्या होता है? किरण क्या होता है? देखिए बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ प्रकाश, थर्ड नंबर में प्रकाश की किरणें यानी किरण, प्रकाश की किरणें। किरण क्या होता है? प्रकाश की किरणें क्या क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में प्रकाश का सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में प्रकाश का सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। जैसे में आप समझ लेते हैं, एक नीचे यहाँ से मान लीजिए सन निकल रहा, सूरज हो गया और यहाँ से प्रकाश फैला रहा है, तो ये निश्चित दिशा हो गया ना। तो किरण हमेशा, हमको बताया, प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ पर चलता है, यानी कि एक सीधा रेखा पर चलता है, जिसको हम लोग किरण बोलते हैं। किसी निश्चित दिशा से सरल रेखीय गमन पथ को किरण बोलते हैं। किरण हमेशा सीधा चलता है। That's all. किरण समझ में आ गया। अब किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है? यहाँ बुक में दिया हुआ है, यहाँ सॉरी किरण पुंज के बारे में, किरण में ही दिया है, किरण पुंज के बारे में देख लेते हैं। किरण पुंज क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का समूह, जिसे समूह को किरण पुंज कहते हैं। सॉरी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश का जब किरणों का समूह आएगा, मतलब एक साथ आएगा, जैसे कि एक किरण हो गया, फिर एक किरण आ रहा है, फिर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मतलब ये समूह ग्रुप हो गया। अब इसी सबको क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज बोल सकते हैं। तो जब भी सब चलेगा तो एक ही दिशा में चलेगा, नहीं सब इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, तो ये असंभव है, ये नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो सब एक ही दिशा में चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब ये जो किरण पुंज है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट में है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई मालूम पड़ती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई मालूम पड़ती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में ये बल्ब हो गया, अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश फैलेगा ना। जब भी रूम में बल्ब जलता है तो एक बल्ब पूरे रूम को रोशनी कर देता है,
रोशनी से भर देता है, यानी कि ये प्रकाश निकल के यहाँ से बिंदु स्रोत से निकला और ये फैलता हुआ मालूम पड़ रहा है, यानी कि ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज बोलते हैं, किरणपुंज बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता हुआ मालूम पड़े उसको कौन से किरणपुंज बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। समझ में आ गया ना? यहाँ पर दिए हुए चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है। नंबर 2 है समांतर किरणपुंज। किरणों का वह समूह जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात अनंत से आने वाले सभी किरणें समांतर किरणपुंज होती है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यहाँ बोला किरणों का वह समूह जिसमें प्रकाश सभी किरण एक दूसरे के समांतर, रेल की पटरी के जैसन, एक दूसरे के समांतर, रेल का पटरी एक दूसरे के समांतर ना होता है, कभी मिलता है एक दूसरे में? नहीं मिलता। तो ये समांतर हो गया ना, इस दोनों का बीच का गैप की दूरी कितना होता है, गैप कितना होता है, सब बराबर होता है, समान होता है। इसको बोलते हैं समांतर किरणपुंज, जो एक ही दिशा में चलता है, इसको समांतर किरणपुंज बोलते हैं। अब बोल रहा है अनंत से आने वाले सभी किरणें समांतर किरणपुंज होती है, सॉरी अनंत से आने वाली सभी किरणें समांतर किरणपुंज होती है, यानी कि अनंत से सूर्य आता है, सूर्य और यहाँ पर पृथ्वी हो गया छोटा सा, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में ये इतना ही ना जगह कैप्चर करेगा, यानी कि समांतर आएगा, समांतर आएगा ना, ये समांतर आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अनंत से आ रहा है सूर्य हो गया और पृथ्वी हो गया, तो क्या अनंत से आ रहा है, तो अनंत से आने वाले प्रकाश की सभी किरणें क्या होती है? समांतर किरणपुंज होती है। अनंत से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश आता है और तारे का प्रकाश आता है, स्टार का। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब है अभिसारी किरणपुंज। थर्ड नंबर में अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, जैसे लेजर लाइट, सिग्नल लाइट। अब इसमें बोल रहा है जब प्रकाश की किरणें ये मान लीजिए बल्ब हो गया इतना बड़ा, ठीक है। अब इस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, इसे ऐसे निकल कर और एक बिंदु पर जाके मिल जा रहा है, जैसे लेंस में होता है ना, लेंस में पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, ऐसे आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज। ये किरण हो गया, तो यानी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसको अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है बुक के लिए, बुक से अब बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक 4 नंबर में क्या? पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। बुक को साइड में रख ले जाए, जो नोट्स बनाए हैं उसमें थोड़ा इजी नोट्स बनाया हुआ है, बुक थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना, तो बुक ही से छाटे हुआ है, ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर दिया है पारदर्शी पदार्थ। फर्स्ट नंबर में पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, कांच, पानी। अब ऐसा पदार्थ लेना है जिसमें प्रकाश की किरण जो होता है आसानी से आर पार कर जाता है, जैसे हवा तो ऑलरेडी हमारे आसपास हर जगह रहता है, तो हवा का एक दूसरे हवा से पार भी हो तो हम लोग देखते हैं ना। थोड़ा गला फंस रहा है। हाँ, हवा के पार तो हम लोग देखते ही हैं, आर पार देख सकते हैं। पानी का भी आर पार हम लोग देख सकते हैं। जब बाल्टी में पानी रखते हैं तो ऊपर से देखते हैं तो बाल्टी का जो नीचे का सरफेस है वो हम लोग को दिखता है। कांच में भी हम लोग को आर पार दिखता है ना। किसी मकान में कांच लगा रहता है तो आर पार हम लोग देख सकते हैं ना। या फिर मछली रखने वाला जो एक्वेरियम होता है वो भी तो कांच का बना होता है ना, उसके आर पार भी तो हम लोग मछली को देख सकते हैं ना। मछली हम लोग को देखती है, हम लोग मछली को देखते हैं, होता ही है। उसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के किरणों का आंशिक भाग ही पार कर पाता है,
उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आंख की पलक, मोटा कपड़ा, तेल लगा कागज, बैलून का रबड़, घिसा हुआ कांच, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के किरणों का आंशिक मतलब थोड़ा सा भाग ही पार कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ का जैसे कहते हैं। जैसे में तेल, यहाँ आंख की पलक जब हम लोग सोए हुए रहते हैं और कोई अचानक से रूम में अगर स्विच ऑन कर दे बल्ब का, तो बल्ब का जो रोशनी हमारे आंखों पर पड़ता है, आंख बंद रहता है लेकिन तब हम लोग को पता चल जाता है कि बल्ब जल गया है और हम लोग का नींद खुल जाता है। तो मतलब हल्का सा पार हुआ ना, तब ना पूरा पार होता है तो पूरा हम लोग जग जाते हैं। मतलब पूरा तो बात पार नहीं हो पाता है लेकिन हल्का हल्का पार होता है, रेड रेड हम लोग दिखता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो आंख के हमारा पलक जो है वो पारभासी पदार्थ है। मोटा कपड़ा में हल्का हल्का जाता है, तेल लगा हुआ कागज में भी जाता है, बैलून का रबड़ में भी जाता है हल्का हल्का प्रकाश, घिसा हुआ कांच में भी जाता है हल्का हल्का प्रकाश। इसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। समझना गया ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अभी कुछ देर पहले यहाँ पर समझाया है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का मतलब आर पार हो जाता है और पारदर्शी में ही अ लग गया, यानी कि अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं करता है, ठीक है। इसमें आर पार कर जाता है लेकिन इसमें आर पार नहीं कर पाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे कि लकड़ी, दीवार, पत्थर, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट, दरवाजा, लोहा इत्यादि। इनसे प्रकाश आर पार कर पाती है। दीवार अब इस रूम में हम लोग बल्ब जलाएंगे तो दूसरे रूम में दिखेगा? नहीं दिखेगा। रोशनी जाएगा? नहीं जाएगा। तब प्रकाश आर पार नहीं कर पा रहा है। अब आ गया इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। अभी चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन और यहाँ पर टॉपिक भी दे दिया प्रकाश का परावर्तन। अब इसी के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हुए हैं प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणों का उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी चिकनी सतह से प्रकाश टकरा जाता है। किसी चिकनी सतह का कहने का मतलब क्या? कोई चिकनी सतह हो, जैसे कि कांच हो जाएगा ना। अच्छा समझ लेते हैं इसको। और एक शीशा दर्पण ले लिए हम लोग। मान लीजिए दर्पण हो गया और इस पर ये कलई किया हुआ, मतलब कलई का मतलब नीचे पीछे पेंट लगा रहता है ना दर्पण के, यानी कि ऐनक के, इसको हम लोग शीशा बोलते हैं, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। सज में संवरने के लिए चेहरा देखते हैं ना हम लोग। मेरा बाल कैसा हुआ, हम मेकअप ठीक नहीं किए, उसके लिए हम लोग समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब में देखते हैं। तो वो तो चिकना सतह हो गया ना दर्पण, समतल दर्पण, इसमें हम लोग चेहरा अपना देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण। इसके पीछे ये कलई किया हुआ है, यानी कि रंगा हुआ है, और ये इसका सरफेस हो गया जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, ये वाला में, ठीक है, ऊपर इस साइड वाला में, ठीक है। और इधर से ये प्रकाश आ रहा है। अभी प्रकाश आ रहा है, अब ये चिकना सतह हो गया, तल हो गया। अब यहाँ से प्रकाश आकर फिर वहाँ चल जाएगा ना, जाता है। जैसे कि हम लोग धूप में किसी समतल दर्पण को लेकर रिफ्लेक्स करते हैं, यानी कि किसी समतल दर्पण में ले लेंगे और धूप को रिफ्लेक्स करते हैं, देखते हैं कि दीवार पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। रिफ्लेक्स करते हैं ना, वो रिफ्लेक्स नहीं करते। यहाँ से सन आ रहा है और यहाँ से समतल दर्पण में दिखा और यहाँ से रिफ्लेक्स करके ये दीवार पर चला गया, ये दीवार पे यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणों का उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसी माध्यम का मतलब क्या? ये हवा से आ रहा है, हवा में आ रहा है ना। ये माध्यम हो गया कांच एक माध्यम हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, 3 माध्यम होता है ना। तो ये कांच हो गया, कांच माध्यम हो गया, और ये हवा से आ रहा है, और इस हवा से आ रहा तो कांच में नहीं चल जाएगा। अब यहीं से टकरा कर हवा से ही जा रहा है, हवा में ही जा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में गया ना। अब जो आ रहा है किरण उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो जा रहा है परावर्तित किरण बोलते हैं, और जो इस पर बिंदु मिल रहा है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आगे डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ फिगर बना हुआ है, यहाँ बुक में फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ये उल्टा बना हुआ है, हम सीधा बना दिए हुआ है। यहाँ पर समझ लीजिएगा अच्छे से, हो सकेगा इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, यहाँ बुक में भी दिया हुआ है प्रकाश का नियम, प्रवर्तन का नियम। प्रवर्तन के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन? पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तो मार्कर थोड़ा समझ लेते हैं।
अभी कुछ देर पहले ही हम लोग फिगर बनाए हुए हैं, ये तल हो गया, यानी कि समतल दर्पण या तल, किसी चिकना सतह, ये तल हो गया मान लीजिए तल, और ये आ रहा है आपतित किरण और यहाँ से परावर्तित हो गया, तो ये आपतित किरण हो गया ना, आपतित किरण ये वाला हो गया, ये वाला हो गया परावर्तित किरण, और जिस पर आ रहा है ये बिंदु हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब मतलब सीधा लाइन, अभिलंब मतलब 90 डिग्री कोण बनता है, ये वाला 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं, यहाँ से भी बनेगा, तो ये डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल यानी कि ये वाला समतल तल पर होगा, इसी को बोलते हैं प्रकाश का फर्स्ट नियम, पहला नियम। अब दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I और कोण R बराबर होता है। आपतन कोण यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये वाला, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ये वाला, दोनों बराबर होगा, यानी कि ये 45 डिग्री का होगा, तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा। समझ में गया ना, इसी को बोलते हैं फर्स्ट नियम है इसका, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही तल में होता है। सेकेंड नियम बोल रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यही दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, ये दो नियम है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। समझ में गया, तो समझ में नियम तो पता चल गया। अब उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है, बुक में दिया हुआ है, आपतित किरण दिया हुआ है, आपतन बिंदु भी दिया है, परावर्तित किरण दिया, अभिलंब दिया, आपतन कोण दिया है, परावर्तन कोण दिया है, यहाँ पर सब दिया हुआ है। यहाँ पर कॉपी में समझ लेते हैं अच्छे से नोट्स में। आपतित किरण क्या होता है, किसी सतह पर पड़ने वाली अर्थात आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण बोलते हैं। प्रकाश की किरणों को आपतित किरण बोलते हैं। किसी सतह पर पड़ रहा है प्रकाश की किरण तो उसको आपतित किरण बोलते हैं, मतलब सतह समतल पर जो किरण आ रहा है ना उसको आपतित किरण बोलते हैं, बस सिंपल ही। परावर्तित किरण, आपतित किरण सतह से टकराकर जिस पथ पर लौटती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। समझाया कुछ देर पहले, आपतित किरण आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है, ये आपतित किरण हो गया, और ये सतह से टकराकर जिस पथ पर वापस लौटता है, मतलब जिस अपने रास्ते पर चल जाता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, बस सिंपल, समझा गया। अब बोल रहा है परावर्तित किरण हो गया। अब बोल रहा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। सतह के जिस बिंदु पर, ये सतह हो गया ना, अब इस सतह पर अब ये आपतित किरण आ गया या मिल गया यहाँ पर, तो ये आपतन बिंदु हो गया, बस इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। अब बोल रहा है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, ये आपतन बिंदु हो गया और इस पर ये डाला गया लंब, इसको अभिलंब बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। समझा गया ना। अब बोल रहे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है भाई, देख लेते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये आपतन कोण हो गया, सिंपल। 6 नंबर में है परावर्तन कोण। क्या होता है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन गया है इसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। समझा गया ना। अब ये भी टॉपिक खत्म हो गया। चलिए अच्छा है, थोड़ा फास्ट टॉपिक खत्म हो रहा है तो अच्छा होगा, सिलेबस को जल्दी से खत्म कर दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा, रिपीट भी कर दिया जाएगा 2 बार अच्छे से। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के जो बगल में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और उसको ऑल पर टिक कर दीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब टॉपिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब होता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर अभी थोड़ा कुछ बोलेंगे बस,
तो समझ आए, इसके बारे में आगे समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझ नहीं आया प्रतिबिंब, आगे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, दो कंडीशन यहाँ पर मिलती है एक, और या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताइए प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। यह बताइए वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उससे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेम टू सेम इसी का डिफिनेशन है प्रतिबिंब का ही। अब प्रतिबिंब का ही डिफिनेशन, प्रतिबिंब में दो कंडीशन था, एक था मिलता है, सॉरी मिलती है, और एक था मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जो मिलता है ना उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर भी वही है, किसी बिंदु से आते हुए प्रकाश से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अब यहाँ पर आ गया ना प्रतीत होती है, वहां पर मिलती हुई थी, मतलब सॉरी यहाँ मिलती है, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलते हैं, और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमें सीधा प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही हम लोग अपने मिरर में देखते हैं, सीधा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या क्या होता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, तो समझ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस क्या है। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिख देंगे और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देंगे। फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। अभी बताया कुछ देर पहले यहाँ पर भी, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है, जबकि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ना। दूसरा नंबर बोल रहा है इसमें किरण किसी बिंदु पर मिलती है। अभी इसका डिफरेंस बताया ना, इसमें किरण जो है मिलता है, और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब में इसमें किरण किसी बिंदु पर मिलती मालूम पड़ दिया फिर प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। थर्ड बोल रहा है यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहने का मतलब समझ में आया ना। ये हो गया दर्पण हो गया, दर्पण हो गया ना। अब काल्पनिक प्रतिबिंब, इधर से प्रकाश आ रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, इधर से प्रकाश आ रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब ये दर्पण के अंदर ही बनेगा। अंदर ही, अंदर करने का मतलब इसके पीछे नहीं, ये दर्पण के अंदर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे मतलब सामने, यहाँ कहीं बनेगा, सामने बनेगा, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, हर दर्पण के पीछे। समझा गया ना, अर्थात दर्पण के पीछे भी बोल सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, इससे वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हो गया ये डिफरेंस, चार चार डिफरेंस बता दिए, इतना काफी रहेगा आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। दर्पण पढ़ लिए, समतल दर्पण के बारे में कुछ पता है, लेकिन और अच्छे से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। टॉपिक आ ही गया, ये एक टॉपिक बुक नहीं है, ये बाहर से नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। नहीं, कहाँ दिया है, सॉरी बता दे रहे हैं, हाँ यहीं पर दिया हुआ है। यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं, यानी कि विशेषता यहाँ पर बुक में ही है, इसको हम लोग कॉपी में नोट्स बना लिए हुए हैं। देख लेते हैं बात से क्या होता है, उसका विशेषता क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण कहने का मतलब होता है जिस मिरर में हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना रूप को देखते हैं, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। हाँ, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, इस दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अभी बताया है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, यानी दर्पण के अंदर प्राप्त होता है, दर्पण के बाहर नहीं ना, तो ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही होगा।
दूसरा बोल रहा है इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ये यहाँ पर टॉपिक थोड़ा चेंज है। जब भी हम लोग अपने दर्पण में देखते हैं, अपने मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो हम अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उसमें लगेगा राइट हैंड उठाए हैं, और अब अपने रियल में राइट हैंड उठाएंगे तो उसमें लगेगा लेफ्ट हैंड उठाया है। मतलब हमारा जो बॉडी है वो तो सीधा रहता है, लेकिन पास हो जाने के साइड से, लेफ्ट साइड से उल्टा हो जाता है। तो इस समतल दर्पण का ये क्वालिटी है, विशेषता है। ठीक है, समझना कि दूसरा वाला भी। तीसरा बोल रहा है इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बने सॉरी यहाँ बने लिख दिया है, इसमें बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है, सॉरी, इसमें ऐसा कहने का मतलब है जिस रूप में, मतलब जितना हमारा लोग का हाइट रहेगा दर्पण में उतना ही हाइट पर वो बनेगा। जैसे हम लोग रहेंगे, जितना हमारा आकार रहेगा दर्पण में ही, वो उतना ही आकार दर्पण भी दिखाएगा हम लोग को। चौथा नंबर है प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। अर्थात दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु रहेगा, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा। तो ये प्रतिबिंब हो गया, ये दर्पण हो गया, प्रतिबिंब यहाँ पर हो गया। दर्पण से प्रतिबिंब मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसके अंदर भी ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। इसके अंदर, कहने का मतलब दर्पण के अंदर, उसके पीछे, उसके अंदर भी 3 सेंटीमीटर दूरी पर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूरी पर हम लोग रहेंगे दर्पण से, उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया ना? वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, बस एक ठो है, फिर दूसरे वीडियो में समझेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक, थोड़ा चैप्टर लंबा जाएगा। 5 नंबर बोल रहा है इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अभी बताया है जब भी बनेगा समतल दर्पण प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे यानी कि दर्पण के अंदर प्राप्त होगा। बस वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, आज भर इतना ही रहने देते हैं। कहाँ तक पढ़ लिए? समतल दर्पण की विशेषताएं के बारे में पढ़ लिए हैं, आज भर इतना रहने देते हैं, छोड़ देते हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छा लगा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि सबको फायदा हो सके।